आज हम फिल्म मुल्क के बारे में जानेंगे। मुल्क अनुभव सिन्हा द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की कानूनी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म एक मुस्लिम परिवार की पृष्ठभूमि पर बनी है और इसे जी स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया है। वाराणसी और लखनऊ में फिल्माए गए मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू हैं। कहानी एक मुस्लिम परिवार के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने मुखिया मुराद अली मोहम्मद कपूर के आतंकवाद में शामिल होने के बाद अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने की कोशिश करता है। फिल्म के सहायक कलाकारों में रजत कपूर, मनोज पाहवा, प्रतीक बब्बर, आशुतोष राणा, नीना गुप्ता, प्राची शाह पांड्या और इंद्रनील सेनगुप्ता शामिल हैं। शुरुआत में 13 जुलाई 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली मुल्क अंततः 3 अगस्त 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि व्यावसायिक रूप से अपने बजट को वापस पाने में विफल रही, मुल्क ने अपनी कहानी, पटकथा, निष्पादन और कलाकारों के चित्रण के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की और फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जैसे पुरस्कार प्राप्त किए। ऋषि कपूर, एडवोकेट मुराद अली मोहम्मद। तापसी पन्नू, एडवोकेट आरती मल्होत्रा मोहम्मद, मुराद की बहू। रजत कपूर, एसएसपी दानिश जावेद। आशुतोष राणा, सरकारी वकील संतोष आनंद। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में मुल्क भारत के एक कस्बे के एक मुस्लिम संयुक्त परिवार के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के एक सदस्य के आतंकवाद में शामिल हो जाने के बाद अपना सम्मान वापस पाने के लिए संघर्ष करते हैं। पेशे से वकील मुराद अली मोहम्मद, ऋषि कपूर, अपने परिवार के साथ वाराणसी के घनी आबादी वाले विविध इलाके में रहते हैं। उनकी दिनचर्या में पास की मस्जिद में नमाज अदा करना और उसके बाद अपने एक करीबी हिंदू पड़ोसी की चाय की दुकान पर एक कप चाय के साथ कुछ गपशप करना शामिल है। उनके घनिष्ठ परिवार में उनकी पत्नी तबस्सुम, नीना गुप्ता, भाई बिलाल, मनोज पाहवा, जो एक मोबाइल फोन की दुकान के मालिक हैं, भाभी छोटी तबस्सुम, प्राची शाह पांड्या, भतीजे शाहिद, प्रतीक बब्बर और भतीजी आयत, इशिता सिंह, वर्तिका सिंह के रूप में श्रेय दिया गया, शामिल हैं। मुराद का बेटा आफ्ताब, इंद्रनील सेनगुप्ता, अपनी पत्नी आरती, तापसी पन्नू के साथ विदेश में रहता है, जो एक वकील भी है और परिवार से अलग है। कहानी मुराद के 65वें जन्मदिन के दिन से शुरू होती है, जब आरती उनसे मिलने आती है। परिवार अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ एक प्यारी रात का आनंद लेता है। समानांतर में एक और कहानी दिखाई जाती है, जहां यह पता चलता है कि शाहिद ने वांछित महफूज आलम, सुमित कौल के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी संगठन से हाथ मिला लिया है, जो शाहिद को बम विस्फोट करने का काम सौंपता है। मुराद के जन्मदिन के जश्न के बाद शाहिद सुबह सुबह इलाहाबाद के लिए निकल जाता है और 2 अन्य परिचितों के साथ योजना के अनुसार हमला करता है, जिससे बहुत सारे लोग हताहत होते हैं। एसएसपी दानिश जावेद, रजत कपूर, को जांच का काम सौंपा जाता है। वह हमले में शामिल सभी लोगों का पता लगाता है, शाहिद को घेरता है और आखिरकार उसे गोली मार देता है, क्योंकि वह आत्मसमर्पण करने के बजाय भागने की कोशिश करता है। जल्द ही पुलिस मुराद के घर पहुंचती है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू करती है। वे सबूत इकट्ठा करने के लिए जगह को उलट-पुलट कर देते हैं। जैसे ही खबर फैलती है, लोग मुराद के घर के बाहर जमा होने लगते हैं। बिलाल को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया जाता है। आरती उसके बचाव पक्ष के वकील को आगे बढ़ाती है। दानिश बिलाल से 17 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करता है, लेकिन कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलती है। कुछ ही घंटों में मुराद के मोहल्ले में स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। मुराद को दशकों से जानने वाले सभी लोग उसे आतंकवादी के रूप में देखने लगते हैं। उसकी सारी प्रतिष्ठा और साख एक दिन में ही खत्म हो जाती है। बिलाल को सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया जाता है, जहां जज हरीश मधोक, कुमुद मिश्रा उसकी जमानत खारिज कर देते हैं
और आगे की पूछताछ के लिए उसे 7 दिनों की पुलिस हिरासत में देते हैं। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शाहिद का शव मुराद के पास लाती है, जिसे वह लेने से इनकार कर देता है। अपने भतीजे के अत्याचार की कड़ी निंदा करने के बावजूद मुराद के मोहल्ले में स्थिति और खराब हो जाती है। लोग उन्हें हर संभव तरीके से शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर पत्थर फेंके जाते हैं और उनकी बाउंड्री वॉल पर पाकिस्तान वापस जाओ लिख दिया जाता है। दूसरी ओर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मुराद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि शाहिद ने जिहाद के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी है और सभी मुसलमानों को हिंदू वर्चस्व वाले समाज के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, लेकिन मुराद इसका कड़ा विरोध करता है। हर परिस्थिति में परिवार अपना धैर्य बनाए रखता है और अपना नाम निर्दोष साबित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। चूंकि 7 दिनों के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू होती है, सरकारी वकील संतोष आनंद, आशुतोष राणा अदालत को यह समझाने की कोशिश करता है कि शाहिद का कृत्य कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह आंखें खोलने वाला है कि कैसे मुसलमान आतंकवादियों के प्रजनक हैं। वह तर्क देता है कि मुराद के परिवार का हर एक सदस्य शाहिद की गतिविधियों से वाकिफ था और उसमें शामिल था और उसका घर आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा था। सबूत के तौर पर वह शाहिद का लैपटॉप पेश करता है, जिसमें बम बनाने की विस्तृत प्रक्रियाएं हैं। एक ट्रांसमीटर जो मुराद के घर में निजी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आतंकवादियों से संवाद करने के लिए लगाया गया था, और सीसीटीवी फुटेज जिसमें बिलाल महफूज आलम को लिफ्ट दे रहा था और बिना कोई वैध दस्तावेज मांगे आतंकवादियों को सिम कार्ड बेच रहा था। वह न्यायाधीश से अनुरोध करता है कि वह मुराद को भी इस मामले में रुचि रखने वाला व्यक्ति माने और उसे बिलाल के बचाव पक्ष के वकील के रूप में हटा दे। अदालत में चीजें उसके खिलाफ हो जाती हैं। बिलाल, जो पहले से ही थका हुआ, शर्मिंदा, भ्रमित, दुखी, प्रताड़ित और अपमानित है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। मुराद के परिवार को एक और झटका लगने के बाद आरती को अपने ससुर और उसके परिवार को उन पर लगे सभी आरोपों से बरी करवाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आरती ने अदालत में यह तर्क दिया कि शाहिद के अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के आतंकवाद में शामिल होने के कोई ठोस सबूत नहीं है। शाहिद घर का एकमात्र व्यक्ति था जो लैपटॉप का उपयोग करना जानता था और उसने केबल टीवी सिग्नल को बढ़ाने के बहाने ट्रांसमीटर लगाया था। चूंकि उसके पास अपने पिता की मोबाइल दुकान तक पहुंच थी, इसलिए शाहिद ने बिना किसी दस्तावेज के उन सिम कार्ड को ले लिया और उनका उपयोग आतंकवादियों से संवाद करने के लिए किया। बिलाल को नहीं पता था कि महफूज आलम कौन है और इसलिए जब वह शाहिद से मिलने आया तो बिलाल ने उसे अपने बेटे का दोस्त समझा और उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाने की पेशकश की, क्योंकि वह भी उसी दिशा में जा रहा था। आरती यह भी तर्क देती है कि लोगों के लिए सभी मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में सामान्यीकृत करना स्वीकार कर लिया गया है, यहां तक कि दाढ़ी बढ़ाने या इस्लाम का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आतंकवादी बन जाता है। इस स्थापित वर्जना के कारण मुराद और उसका परिवार एक भयानक आघात और अपमान से गुजर रहा है, जिसने बिलाल की जान भी ले ली। संतोष कोई और सबूत पेश करने में विफल रहता है और अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुराद और उसके परिवार के खिलाफ सभी सबूत परिस्थितिजन्य हैं, जिससे उनके खिलाफ सभी आरोप खारिज हो जाते हैं। जज मधोक ने मामले को खारिज करते हुए कहा कि मुख्य समस्या लोगों की मानसिकता है और सभी को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, बदलाव लाने के लिए इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। फिल्म इस नैतिकता के साथ समाप्त होती है कि हमें अपनी सोच को हम और वे से बदलकर हम पर केंद्रित करना चाहिए। अब फिल्म समाप्त होता है।